हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 7 को, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इस चैप्टर के आधे से ज़्यादा हिस्से को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज की पहली टॉपिक है फ्रॉग। तो इसमें हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, इसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उस पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एनिमल में क्या है ना, एनिमल किंगडम में ढेर सारे फाइलम होते हैं। उसमें एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, इसी में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में एक क्लास होता है एम्फीबिया, उसमें आते हैं फ्रॉग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पेसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्राना। मीन्स कह रहा है कि सबसे कॉमन स्पेसीज जो है फ्रॉग का, जो इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में बहुत सारे स्पेसीज हैं लेकिन सबसे कॉमन स्पेसीज जो पाया जा रहा है वो है राना टिग्राना। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राना टिग्राना किसका साइंटिफिक नेम है, फ्रॉग का। दे डू नॉट हैव constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold blooded or poikilotherms. इसका मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स का कहने का मतलब क्या है। देखिए, इनका जो बॉडी होता है ना, ये पानी और जो इनमें दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन क्या है कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहर के बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता है, मीन्स कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए बाहर 40 है तो इनके बॉडी का 40 रहेगा, बाहर 20 है तो इनके बॉडी का 20 रहेगा, बाहर में अगर मान लीजिए 50 है तो इनके बॉडी का 50 होगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इनके बॉडी का भी बढ़ते जाएगा, फिर इनकी बॉडी की डेथ हो जाएगी। और हम लोग के ह्यूमन बींग का क्या है, बाहर में कुछ भी रहे लेकिन अपना एक कांस्टेंट हम लोग का रहता है 35 से 37 डिग्री, जो हमारे बॉडी का रहता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स, और हम लोग क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, और पढ़ते क्या लिखा हुआ आगे। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स while they are in grasses and on dry land. They have the ability to change the color to hide from their enemies, camouflage. This protective coloration is called mimicry. अब क्या एक टर्म आता है मिमिक्री, ये होता क्या है मिमिक्री। देखिए, फ्रॉग में है ना, तो उसमें क्या है कि अपना एक कैपेबिलिटी होता है कलर चेंज करने का। अगर वो पानी में रहा तो अलग कलर में रहेगा, ग्रास में रहा तो अलग कलर में, और किसी भी मिट्टी जगह एरिया में रहेगा तो अलग कलर में रहेगा। तो उसके पास एबिलिटी रहता है कि वो अपना कलर को चेंज कर सके, ताकि वो जो भी शिकारी आए तो उससे बच सके। तो ये जो एबिलिटी है जिससे वो कलर चेंज कर रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग मिमिक्री। ये एक और एनिमल में पाया जाता है, वो नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep, estivation, and winter sleep, hibernation, respectively. तो जानते हैं ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि जो फ्रॉग्स होते हैं ना, एक्सट्रीम जब टेम्परेचर होता है समर का या विंटर का, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा, तो उसमें ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसमें वो जाके कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि क्या है कि बाहर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जाके कहीं एकदम डीप बड़े जो छेद होते हैं, कहीं छेद में जाके छुप जाते हैं। तो जो समर में जाके छुपते हैं उनको कहते हैं एस्टिवेशन, और जब विंटर में जाके होते हैं मैंने छुप जाते हैं तो वो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, ये दो टर्म याद रखेंगे, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। और मिमिक्री क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अब आते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स हो गया कि फ्रॉग का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है बाहर का बॉडी, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। देखिए, फ्रॉग का जो स्किन होता है ना वो स्मूथ होता है। ठीक है, वो तुरंत स्लिप कर जाएगा, उसको हाथ में लीजिएगा तुरंत स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पूरे बॉडी में म्यूकस लगा हुआ होता है। ठीक है, द स्किन ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots
ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। इसमें यह कह रहा है कि जो स्किन होता है ना इनका हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में ही होगा, मीन्स हमेशा गीला हुआ रहेगा, जिस वजह से ये स्लिपरी होता है। जो डॉर्सल साइड है, जो पीठ का साइड है, वो उसको हम लोग डॉर्सल कहते हैं। वेंट्रल हो गया आगे का, जो चेस्ट का साइड होता है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में इनका ग्रीन कलर होता है, चेस्ट के साइड में येलो कलर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने अगल बगल बारिश के मौसम में ढेर सारे मेढक देखे होंगे, फ्रॉक्स देखे होंगे तरह तरह। तो कितने तरह के और कितने कलर के और किस शेप और साइज में आप लोगों ने देखा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉग पानी में रहता है लेकिन कभी वो पानी पीता नहीं है, वो एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ होता है, इनमें कान भी नहीं होता है, ईयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको टिम्पैनम कहते हैं। देखिए ना, इनके बॉडी को आप लोग अपने स्किन में लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, इनमें कहीं भी आपको ईयर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक होता है जो ईयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको टिम्पैनम कहते हैं। क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। बॉडी जो होता है फ्रॉग का वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और ट्रंक, ठीक है। आ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। फ्रॉग में नेक नहीं होता, गला नहीं होता है, और टेल नहीं होता। किसी भी फ्रॉग में आपको टेल नहीं दिखेगा, ना ही नेक दिखेगा, ठीक है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल का एक पेयर प्रेजेंट होगा, और उसी नॉस्ट्रिल से थ्रू क्या करेगा, सांस लेगा, ठीक है। आइज जो आप लोग देख सकते हैं वो फुला हुआ, बल्ज्ड है, डायग्राम में दिख रहा होगा, और वो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। जब भी वो वाटर में रहेगा उसमें भी वो आँख खोल के रखता है, क्यों? क्योंकि उसके आँख के ऊपर निकटेटिंग मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। और उनके आँख के दोनों साइड में एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं टिम्पैनम। उसी के थ्रू वो साउंड का सिग्नल रिसीव करता है, ओके। चल, अब क्या है, फ्रॉग में दो तरह के लिम्स होते हैं, फोर लिम एंड हिंड लिम। इसके थ्रू क्या करता है, इसी के थ्रू वो स्विम करता है, जंप करता है, वॉक करता है और लिपिंग करता है, ठीक है। हिंड लिम्स जो होता है वो 5 डिजिट में होता है, वो लार्जर होगा, मस्कुलर होगा, 4 लिम्स से ज़्यादा, ठीक है। हिंड लिम में क्या होंगे, 5 डिजिट होंगे, और वो लार्जर होगा और मस्कुलर होगा। अब 4 लिम जो होगा उसमें 4 डिजिट होंगे, जो आगे का हाथ है वो 4 लिम है, और जो पैर जिसको बोलेंगे वो हिंड लिम हो जाएगा, ठीक है। इनका जो पैर होता है, फीट, वो वेब्ड डिजिट होता है, मीन्स वेब जाली जैसा दिखेगा, जिससे वो हेल्प होता है उनको स्विमिंग करने में, ओके। चलिए, फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म। में से क्या है कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि इनका मेल फीमेल अलग अलग होता है, ओके। मेल frogs can be distinguished by the presence of sound producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb which are absent in female frogs। अब है कि मेल और फीमेल को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये बात है। मेल में क्या है कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है गले के पास, ठीक है। ऐसे नेक तो होता नहीं है, लेकिन आगे साइड में जिसे कि टर टर करके आवाज़ निकालते हैं, वो मेल का पहचान होता है, ठीक है। और उनके जो फोर लिम्ब होते हैं आगे के, उनमें कोपुलेटरी पैड होता है, ठीक है। और ये दो चीज़ फीमेल में नहीं होता है, ठीक है। मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे करेंगे, मेल आवाज़ निकालेगा, उसमें एक वोकल सैक होगा और कोपुलेटरी पैड होगा उसके फोर लिम्ब में, चलिए, जो कि फीमेल में नहीं होगा। अब आते हैं एनाटॉमी में। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब क्या है ना कि बॉडी कैविटी जो है ना फ्रॉग का, उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब ढेर सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं, उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे मेढक में मिलेंगे। सेल बनता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ओके। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, digestive gland. The alimentary canal is short because frogs are carnivorous, hence their length of intestine is reduced। अब क्या है, एक चीज़ है कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होगा फ्रॉग का, वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये कार्निवोरस है, सिर्फ ये नॉनवेज खाएंगे, सिर्फ किसी भी इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। हरा पत्ता ये सब नहीं खाएंगे। तो कार्निवोरस होते हैं, इसलिए इनका इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और एलिमेंट्री कैनाल इसीलिए छोटा हो जाता है, ठीक है। माउथ जो है वो बकल कैविटी में ओपन होगा,
देखिए आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए यहाँ हर्ट का दिख रहा होगा आपको, ये ऑइसोफेगस है, खाने का नली, ये लीवर है देखिए 2, गॉल ब्लाडर आपको दिख रहा होगा, ये लंग दिख रहा है, ये स्टोमक है, यहीं पे खाना रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी देखिए, फैट बॉडीज दिख रहा होगा, यूरेटर दिख रहा होगा, क्लोका भी दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माउथ बकल कैविटी में खुला, बकल कैविटी के बाद ऑइसोफेगस आया, और ऑइसोफेगस में कैसे जाएंगे, फेरिंक्स के थ्रू, माउथ बकल कैविटी में, फिर फेरिंक्स के थ्रू ऑइसोफेगस में पहुंचे। ऑइसोफेगस जो है फ्रॉग का वो छोटा होगा, ठीक है, और वो कहाँ खुलेगा, स्टोमक में। स्टोमक फिर उसके बाद कहाँ खुलेगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है, और इंटेस्टाइन से खाना होते हुए कहाँ पहुँचेगा, रेक्टम में, और रेक्टम में पहुँचने के बाद वो फाइनली बाहर आ जाएगा किसके, क्लोका। यहाँ एनस नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में कॉकरोच में कि उसमें एनस था, उससे वो निकल रहा था, जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट था उसके थ्रू निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ क्लोका है। फ्रॉग में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलेगा बाहर वो किसके थ्रू, क्लोका। तो क्या आया, माउथ बगल कैविटी में, उसके बाद फेरिंक्स के थ्रू ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस खुला स्टोमक में, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से फिर क्लोका से बाहर, ठीक है। अब आते हैं लीवर पे। लीवर सिक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लाडर। पैनक्रियास a digestive gland produce pancreatic juice containing digestive enzyme, ठीक है। अब लीवर है और पैनक्रिया, लीवर में होता क्या है, लीवर का काम है बाइल जूस को सिक्रेट करना, और ये बाइल जूस होता कहाँ है, ये होगा गॉल ब्लाडर में। गॉल ब्लाडर में बाइल जूस है और वो सिक्रेट हो रहा है लीवर के थ्रू, ठीक। फिर आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का क्या काम है, वो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो वो पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। नाम से बता रहा है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ, पैनक्रियास से, नाम से पता चल रहा है। और वो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खाना को पचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हो। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बिलोब्ड टंग। अब फूड जो है, बिलोब्ड टंग क्या है, मीन्स फ्रॉग का आप लोग देखे होंगे जीभ जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए बिलोब्ड कहते हैं। बिलोब्ड बोलिए या बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड टंग से फूड को कैप्चर किया, फिर डाइजेशन जो होता है फूड का वो शुरू हो जाता है। कैसे, क्योंकि जैसे खाना स्टोमक में जाएगा उसमें HCl और गैस्ट्रिक जूस का मिक्सअप होगा, और ये HCl और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होगा, ये स्टोमक से होगा, ठीक है। HCl और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, स्टोमक से। फिर वो खाना के साथ मिलेगा, उसका डाइजेशन शुरू करेगा। फिर उसके बाद कुछ जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं काइम, काइम बोलिए चाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है चाइम। ये क्या होगा, जो पूरा नहीं है, जो आधा डाइजेस्ट हो गया, ये फिर स्टोमक से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जिसको कहेंगे हम लोग ड्यूडेनम। इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है स्मॉल वाले का, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। तो ये पहले पार्ट में जाएगा ड्यूडेनम, ओके। फिर ड्यूडेनम क्या है, बाइल जूस रिसीव करेगा गॉल ब्लाडर से, ठीक है, गॉल ब्लाडर से रिसीव कर रहा है, और वो मैंने सिक्रेट कौन करेगा, लीवर, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में आ गया खाना, अब वहाँ पे आया बाइल जूस, और फिर आया पैनक्रियाटिक जूस, फिर जो आधा डाइजेस्ट फूड था वो पूरा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आ रहा है वो कैसे आएगा, कॉमन बाइल डक्ट। ये याद रखिएगा कि पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से निकलते हैं वो निकलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बाइल जूस आ रहा है लीवर से वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, मीन्स फैट को ख़त्म करेगा, तोड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। फैट को तोड़ेगा बाइल जूस, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ेगा पैनक्रियाटिक जूस। फिर उसके फाइनल डाइजेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है वो न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं उनके पेट में, वो हमारे पेट में भी रहेंगे, जिनको विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। ये विलाई और माइक्रोविलाई का काम होता है इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो गए ना उससे जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देते हैं, और फिर वो ब्लड डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू सेल तक पहुँचाता है, ठीक है। तो विलाई और माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में मिलेंगे वो फाइनल जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिए, जितना भी उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है, ठीक है, वो जिससे कि अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो वो क्या वेस्ट है, वो रेक्टम, इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाएगा और फिर क्लोका से बाहर निकल जाएगा, ठीक।
तो यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम का मुझे लग रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोग को समझ में आ गया हो। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को और भी मेरी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वो उसको जाके देखिएगा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को फ्री में एजुकेशन मिल जाए। यूट्यूब में क्या करना है, नेट खोलना है और फ्री में एजुकेशन मिल जाती है, फ्री में वीडियो देखना है। बस क्या करना है आप लोगों को, मैं इतने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। वो क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए अगर मैं इतना करूँ तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, मुझे मदद ज़रूर कीजिएगा चैनल को ग्रो करने में और लोगों में पहुँचाने में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ तक स्प्रेड कर सकें दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको भी ज़रूरत है। ओके, चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग्स रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन दी वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। अब क्या है कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो वो दो तरीके से होता है, पानी और लैंड में दो तरीके से होता है, दोनों जगह अलग अलग है। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर रिएक्शन थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जब वो पानी में है ना तो उसका स्किन, पढ़े थे ना ऊपर की, स्किन एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉग वाटर को पीता नहीं है बल्कि स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो जो वाटर में आपके डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं वो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए वाटर का, कि वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हुए डिफ्यूजन प्रोसेस में और फिर वो बॉडी के अंदर गए। अब आते हैं लैंड में, देखते हैं कैसे होता है। लैंड में क्या होता है कि बकल कैविटी होता है, स्किन होता है और लंग होता है, तीन तीन चीज़ होता है। वहाँ वाटर में से भी स्किन था, यहाँ बकल कैविटी, जो माउथ होता है, स्किन और लंग, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ elongated पिंक कलर्ड sac like structure present in the upper part of the trunk region, thorax. Air enter through the nostril into the buccal cavity and then to the lungs. इसमें कहने का ये मतलब है कि जब लैंड पे आया तो तीन पार्ट है, बकल कैविटी, स्किन, लंग। बकल कैविटी में नॉस्ट्रिल है, वहाँ से लेगा एयर, और वहाँ से लेने के बाद जो ब्रीथिंग प्रोसेस हुआ, सांस लेना, तो फिर वहाँ से वो लेने के बाद पहुँचाएगा लंग तक, ठीक है। तो लंग से जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझ में आ गया। अब लंग कैसे दिखते हैं, तो वो इलोंगेटेड होते हैं और पिंक कलर के दिखेंगे, ठीक है, जो कि थोरैक्स रीजन, जो अपर ट्रंक रीजन जिसको थोरैक्स बोलेंगे, वहाँ पाए जाएंगे। समझ गए। फिर वो नॉस्ट्रिल से एंटर करते हैं बकल कैविटी से लंग तक जाएगा, जो मैंने बताया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो बकल कैविटी में नॉस्ट्रिल है उसके थ्रू एयर गया, उससे थ्रू होते हुए स्किन से भी होते हुए लंग तक पहुंचा, और लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन हुआ उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्शन टेक प्लेस थ्रू स्किन। अब जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, अभी देखें, समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, तो जब इस समय वो सोए रहते हैं तो इस समय रेस्पिरेशन कैसे होगा, कोई रेस्पिरेशन, सांस तो लेते रहेंगे ना, तो सांस कैसे लेंगे, स्किन के थ्रू, ठीक है। समझ गए कि बकल कैविटी नॉस्ट्रिल कहाँ यूज हुआ, लंग का कहाँ यूज हुआ, स्किन का कहाँ यूज हुआ, ठीक है। चलिए, द वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड है। जो वस्कुलर सिस्टम है मीन्स जो ब्लड सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है और वो क्लोज्ड होता है। दो टाइप के ब्लड सर्कुलर सिस्टम होते हैं, वो होंगे क्लोज्ड और ओपन, तो इसमें क्लोज्ड मिलता है, ठीक है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स लिम्फ भी मिलेगा, ठीक है, ब्लड के साथ लिम्फ भी मिलेगा। ये लिम्फ एक माइन्यूट पार्टिकल होता है जो आपको ब्लड में मिलता है, ठीक है। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या होंगे, हार्ट होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे और ब्लड होंगे, ठीक है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड। और लिम्फेटिक में क्या होंगे, लिम्फ हो जाएंगे, लिम्फ चैनल हो जाएंगे और लिम्फ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर्स, 2 आर्टिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। अब देखिए, जो फ्रॉग का हार्ट होता है ना वो 3 चैम्बर होता है, ह्यूमन बींग का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो इनके हार्ट का 3 चैम्बर होता है। ये कहाँ होगा, ये भी थोरैक्स रीजन में होगा, जहाँ लंग होगा बीच में, और क्या है, जो अपर पार्ट होगा बॉडी का वहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो हार्ट जो 3 चैम्बर है उसमें 2 आर्टिया होंगे और एक वेंट्रिकुलर होगा, याद रखिएगा, एक वेंट्रिकल होगा, 2 आर्टिया होंगे, और इनका हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा, उस मेम्ब्रेन को कहेंगे पेरिकार्डियम, ओके। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट आर्टियम। अब जो आर्टियम है, जो दो मिल रहे हैं, उनमें राइट वाले में क्या है ना कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का ऑर्गन ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसको कहेंगे साइनस वेनोसस, ठीक है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेने कावा। वेने कावा क्या हो गया? हार्ट में जो खून जा रहा है ना, जो रिसीव कर रहा है, वो एक वेन के थ्रू हो रहा है, उस वेन को कहेंगे वेने कावा, ठीक। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। अब जो वेंट्रल साइड है हार्ट का, मीन्स आगे वाला हिस्सा, वहाँ पे वेंट्रिकल ओपन होगा एक सैक लाइक कोनस में, जो कि एट्रियोसस कहेंगे उसको वेंट्रल साइड में, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टियल सिस्टम। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हेड एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। अब दो तरह के सिस्टम है, आर्टियल और वेनस। ये क्या समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए, हार्ट से ब्लड निकला और पूरे बॉडी में गया आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, तो वो हो गया आर्टियल सिस्टम। फिर उसके बाद पूरे बॉडी से जब ब्लड वापस हार्ट की ओर आता है वेन्स के थ्रू, उसको कहते हैं वेनस सिस्टम, ठीक। तो आर्टियल सिस्टम हार्ट से बॉडी तक जाएगा, और जब बॉडी से वापस आ रहा है तो वो वेनस सिस्टम हो गया। चलिए, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। कह रहा है कि फ्रॉग में स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लीवर में, इंटेस्टाइन में, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इस सब में, जिसके थ्रू वो खून लेके दिल तक जाता है, ठीक है। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, द लेटर इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। देखें, जो लीवर और इंटेस्टाइन में जो वेनस कनेक्शन है ना, उसको कहेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक क्यों? क्योंकि लीवर जो है हेपेटिक सेल का बना होता है, तो लीवर और इंटेस्टाइन में जो स्पेशल वेनस कनेक्शन है उसको कहेंगे हेपेटिक। और किडनी और लोअर पार्ट्स में जो स्पेशल वेनस कनेक्शन है उसको कहेंगे रीनल। सॉरी, रीनल क्यों? क्योंकि किडनी रीनल सेल का बना होता है, ठीक। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल जिसको कहेंगे ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट। तो ब्लड में तीन चीज हो गए, आरबीसी जिसको कहेंगे एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी जिसको कहेंगे ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, अब लाल कलर के होंगे। लाल कलर के क्यों? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमो मीन्स आयरन, आयरन के वजह से वो लाल कलर के, और इनका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, ओके। लिम्फ जो होते हैं वो ब्लड से अलग दिखेंगे, ठीक है। लिम्फ में प्रोटीन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा, ठीक। ब्लड क्या कैरी करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को, जितना भी रेस्पेक्टिव साइड है सर्कुलेशन के वक्त में वहाँ कैरी करेंगे, मीन्स सेल डिफरेंट डिफरेंट सेल में पहुँचाएंगे, इंटेस्टाइन, ये सबसे, ठीक है। सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो पंपिंग एक्शन के थ्रू होता है, मीन्स जो हार्ट जब पंप कर रहा है उसके थ्रू वो सर्कुलेशन हो रहा है, वही फोर्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सॉरी, अब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बचा बॉडी में वो बाहर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है जो प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे बॉडी से? किडनी, यूरेटर, क्लोका और यूरिनरी ब्लाडर, ठीक है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनीफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन्स। अब क्या है कि हर एक किडनी जो है ना वो ढेर सारे सेवरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनीफेरस ट्यूबल्स या नेफ्रॉन, ओके। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग में दो यूरेटर होंगे जो कि किडनी से निकलेंगे, ठीक है। और यही यूरेटर का काम है यूरिनोजेनिटल डक्ट के तरह, मीन्स यूरिन जो पास होंगे यही इसी के थ्रू पास होंगे, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। फीमेल में जो यूरेटर है और ओविडक्ट है वो अलग अलग खुलेगा क्लोका में, ठीक है, एक साथ नहीं खुलेगा। यूरेटर अलग खुलेगा और ओविडक्ट अलग खुलेगा क्लोका में, ठीक। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लाडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोका। अब थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लाडर भी होता है, वो भी वेंट्रल में प्रेजेंट होगा, वो भी रेक्टम में, और वो भी क्लोका में खुलेगा, ठीक। अब फ्रॉग क्या है ना, वो भी यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। कॉकरोच भी था, ये भी है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या है कि फ्रॉग में यूरिया बनता है और बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए इनको कहते हैं यूरियोटेलिक।
ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ना बॉडी में, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को ब्लड ले गया किडनी में, वहाँ पे वो सेपरेट किया गया और उसके बाद उसको बाहर की ओर निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन फ्रॉग। अब फ्रॉग में जो सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे में भी पाया जाता है, जो हाथ का मूवमेंट ये सब जो कंट्रोल होता है, फिर कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ पैर एक साथ, दिमाग कोऑर्डिनेट, उसी के बारे में होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसमें न्यूरल सिस्टम भी आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी आते हैं। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो बॉडी के बाहर का जितना प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए पसीना निकलना, ऑयल निकलना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम जूस निकालेंगे वो एंडोक्राइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायरॉइड, थाइमस, पाइनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक, इसलेट, एड्रिनल एंड गोनेड्स। अब कह रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं जो फ्रॉग में पाए जाएंगे। वो पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे, थायराइड होंगे, पाराथायराइड होंगे, थाइमस होंगे, पाइनियल बॉडी होंगे, पैनक्रियाटिक, इसलेट, एड्रिनल एंड गोनेड्स। ये सारे के सारे ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रेन बॉक्स। ये क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves arising from the brain. ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना वो एक हड्डी के अंदर है, ठीक है। वो जो बोनी स्ट्रक्चर है उसी को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तो फ्रॉग में क्या है कि जो ब्रेन होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में होता है जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। और इनका जो ब्रेन होता है उसमें टोटल 10 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन जो है वो डिवाइड होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हमारे ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फ्रॉग का भी डिवाइड होगा 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आएगा, ऑल फैक्ट्री लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और अनपेयर्ड डेंसेफ्लाइन, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा फोर ब्रेन में, ऑल फैक्ट्री लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डेंसेफ्लैन, ठीक है। इसको डेंसेफ्लैन भी बोल सकते हैं, डेंसेफेलॉन भी बोल सकते हैं। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होगा, मीन्स आँख के लिए जो इस्तेमाल होगा उसका लोब्स पेयर पाया जाएगा, ठीक है। अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स कहाँ मिलेगा, मिड ब्रेन में। अब आते हैं हिंड ब्रेन में। तो हिंड ब्रेन में क्या होगा, सेरेबेलम होगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो रहेगा ना, जो कि हिंड ब्रेन में पाया जा रहा है सेरेबेलम के साथ। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा एक कोड के थ्रू पास होगा, ठीक है। किससे, वो फॉरमैन मैग्नम, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस होते हुए स्पाइनल कोड तक जाएगा और फिर वर्टेब्रल कॉलम में इनक्लोज हो जाएगा, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। अब फ्रॉग में क्या है ना कि डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। टच होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, विज़न होता है और हेयरिंग होता है, जो कि टिम्पैनियन से करते हैं। मैं वो किसी को छू के भी पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। टेस्ट करके, स्मेल से पता कर लेंगे, नॉस्ट्रिल जिसमें हेल्प कर रहा है, विज़न से भी देख सकते हैं और हेयरिंग भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए जो जो मैं लाइन स्किप कर रहा हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है समझने में, इसलिए मैं स्किप करके आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। देखिए ईयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं टिम्पैनम। तो उसे हेयर तो करता है, मीन सुन तो पाता है, लेकिन वो उससे बॉडी को बैलेंसिंग भी करने में काम आता है, ठीक है। फ्रॉग का बॉडी बैलेंस कैसे होता है, ईयर के थ्रू। फ्रॉग हैज़ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइज ओवॉइड टेस्टिस। देखिए फ्रॉग में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव में वेल डेवलप्ड होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस मिलेगा जो कि येलो कलर का होगा और ओवॉइड शेप का होगा, ठीक है। और वो एक जगह मिलेगा जिसको बोलेंगे मेस्कॉर्कियम। ये मेस्कॉर्कियम या मेस्टोर्चियम भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जो टेस्टिस है वो क्या है कि किडनी के अपर पार्ट में मिल रहा है, ठीक है, एक डबल फोल्ड पेरिटोनियम के थ्रू, ठीक है। तो टेस्टिस किडनी के अपर पार्ट में मिलेगा एक डबल फोल्ड पेरिटोनियम के थ्रू, और इसी को बोलेंगे हम लोग मेस्कॉर्कियम, ठीक है। इसमें वासिफ्रेंसिया मिलेगा,
जो कि किडनी में एंटर करेगा और फिर बीडर्स कैनल में ओपन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोका तो पढ़ लिए, जिससे कि बाहर निकलेगा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, जो बाहर निकलेगा वो क्लोका के थ्रू निकलेगा। द क्लोका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास फेकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू एक्सक्रीटोरियम एक्सटेरियर। देखिए, फ्रॉग में जो स्पर्म होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, यूरिन होगा, सब एक ही जगह से निकलेगा। अब वो क्या होगा? क्लोका। ठीक, अब आते हैं फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। उसमें था टेस्टिस, जो कि ओवॉइड शेप का था, येलो था, और इसमें ओवरी का पेयर है। ठीक, ओवरीज जो है वो भी किडनी के पास होगा, वहाँ भी किडनी के पास था, इसमें भी फीमेल में किडनी के पास होगा, और उनमें कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा किडनी के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो मैच्योर फीमेल होगी ना, उनमें 2500 से लेके 3000 तक अंडा बनता है, मीन्स ओवा बनता है एक समय में। एक टाइम में एक फीमेल जो फ्रॉग होगी वो 2500 से लेकर 3000 तक एग बनाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन याद रखेंगे कि फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मीन्स कि बॉडी में नहीं होगा, बॉडी के बाहर होगा। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने के कारण क्या होता है कि उनका जो जो बच्चा बनता है ना, उसमें प्री का अटैक होने का ज़्यादा चांस हो जाता है, मीन्स प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में एक्सटर्नल होगा, कहाँ होगा? तो वाटर में होगा। ठीक, और इसमें लार्वर स्टेजेस में डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट जो है फ्रॉग में इनडायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वा होते हुए एडल्ट बनेगा, तो इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट होता तो बच्चे से सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जो हम लोग में ह्यूमन बींग में होता है, हम लोग कोई लार्वल स्टेजेस नहीं होता। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स आर लार्वल स्टेजेस कॉल्ड टैडपोल। मेढक के छोटे बच्चे जो होते हैं, जो लार्वा में होते हैं, उनको कहते हैं टैडपोल। ठीक है, तो टैडपोल क्या हो गया, समझ गया आप लोग। जो लार्वल स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में, उसी को कहते हैं टैडपोल। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। अब मेटामॉर्फोसिस एक टर्म है, वो क्या होता है? बॉडी का जो चेंजेस होता है ना, साइज, शेप और साइज जो चेंजेस होकर उनका जो फॉर्म चेंजेस होता है, उसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है, और जिसे वो लार्वा से, जो कि टैडपोल होता है, वो एडल्ट बन जाता है। ठीक, अब आते हैं इनका बेनिफिट क्या क्या है हम लोग के लिए। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ठीक है, तो फ्रॉग का बहुत बड़ा रोल है इन्वायरमेंट में और ह्यूमन काइंड के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट को खाता है और क्रॉप को भी प्रोटेक्शन। अगर आप कहीं क्रॉप लगाए, वहाँ मेढक छोड़ दिए, तो जितने भी तरह के पेस्ट लगते हैं ना, छोटे कीड़े, लोकस्ट, ये सब, सबको वो फ्रॉग खा लेगा। ठीक है, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन इकोसिस्टम। अब क्या है कि जब हम लोग क्लास 12 में इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें फूड चेन और फूड वेव पढ़ेंगे। बस फूड वेव अभी समझ लीजिए ना, जब नेटवर्क बनता है ना फूड चेन का, तो उसको कहते हैं फूड वेब। अब फूड चेन क्या है? जब एक एक घास को हिरन खाया या खरगोश, फिर उसके बाद उसको फॉक्स खाया, फिर उसको लायन खाया, तो इस तरह का जो बढ़ते जाता है, तो उसी को कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन रखने के लिए फ्रॉग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कुछ कंट्री में जो मस्कुलर लेग होता है फ्रॉग का, वो ह्यूमन बींग के थ्रू खाया भी जाता है। हो सकता है आप लोग को ये सुन के उल्टी भी आ जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ कंट्री में खाया जाता है। चलिए, अब ये आ गया समरी में जो हम लोगों ने चैप्टर के बारे में पढ़ा, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी का जरूर सॉल्व करें। इससे क्या आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, लाइन बाय लाइन आप लोग को एनसीईआरटी समझ में आएगा। ओके, चलिए, अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगले वीडियो के साथ, जो कि यूनिट 3 का है सेल। अब हम लोग उसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चाहते कि मैं इसी तरह की वीडियो बना के लाते रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग मुझे ज़रूर हेल्प कीजिएगा। ओके, चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।